हेलो स्टूडेंट्स, नेट जेआरएफ मंत्रा के स्पेशल मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो यूजीसी नेट 2026 के एनवायरमेंटल स्टडीज एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स पक्के करवा सकता है। हमारा फोकस प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों पर है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, क्रिस्प और टू द पॉइंट रखेंगे इसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। आज की इस क्लास का सिलेबस रोड मैप काफी सिंपल है। पहले बेसिक समझेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, उसके बाद कन्वेंशनल एनर्जी और लास्ट में रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी। ये फ्लो हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करने में बहुत हेल्प करेगा। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, प्राकृतिक संसाधनों की बुनियादी बातें। किसी भी एग्जाम की तैयारी बेसिक से ही स्ट्रांग होती है। सबसे पहला सवाल, ये रिसोर्स या संसाधन असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी प्राकृतिक या आर्टिफिशियल चीज या कोई भी जीव जो हमारे काम आए। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण। कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनती है जब वो इंसानों के लिए उपयोगी हो। अब इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक तरफ है नेचर के डायरेक्ट गिफ्ट्स जैसे मिट्टी, हवा, पानी और कोयला जो प्राकृतिक संसाधन है, और दूसरी तरफ है इंसान के बनाए आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जैसे थर्मल बिजली या प्लास्टिक। मजेदार बात यह है कि प्लास्टिक जैसा आर्टिफिशियल रिसोर्स भी आखिर में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन से ही बनता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, संसाधन वर्गीकरण प्रणालियां। एग्जामिनर्स को ये कैटेगरीज बहुत पसंद है, तो यहाँ फोकस बनाए रखिएगा। संसाधनों को बांटने का एक तरीका ये है कि वो कब खत्म होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। इन्हें अक्षय या इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। और दूसरी तरफ वो है जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इन्हें समाप्य या एग्जॉस्टेबल कहते हैं। अगर इनका इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो ये एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान दीजिएगा। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो हैं जो प्राकृतिक रूप से वापस बन जाते हैं, जैसे जंगल। नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो एक बार खत्म हो गए तो वापस नहीं आते, जैसे जीवाश्म ईंधन। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। पेड़ रिन्यूएबल तो हैं, पर अगर बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक पूरे जंगल को साफ कर दिया जाए तो वो पूरा इकोसिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आते हैं सेक्शन 3 पर, पारंपरिक ऊर्जा और ईंधन। ये वो सोर्सेज हैं जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन ये बनते कैसे हैं? इमेजिन कीजिए, लाखों सालों तक जमीन के नीचे दबे हुए पौधों और जानवरों पर जो हीट और प्रेशर पड़ता है, उससे ये बनते हैं। कोयला इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कोयले से सिर्फ बिजली ही नहीं बनती, बल्कि कोल गैस, कोल टार और बेंजीन जैसे कई इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। अब यहाँ एक हाई यील्ड कंपैरिजन है जिससे बिल्कुल रट लेना है। नेचुरल गैस वर्सेस एलपीजी। नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वहीं दूसरी ओर एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है। ये स्पेसिफिक गैसेज अक्सर एग्जाम में सीधे मैचिंग वाले सवालों में पूछ ली जाती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, सौर, पवन और जल ऊर्जा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोलियम सिर्फ अगले 100 साल और चलेगा, इसलिए फ्यूचर इन्हीं सोर्सेस का है। सोलर एनर्जी, ये सच में पृथ्वी की ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है। ये हर जगह है, कभी खत्म नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, ये जियोपॉलिटिक्स से बिल्कुल फ्री है। एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताऊं, जो जलाऊ लकड़ी और फॉसिल फ्यूल्स हम आज जलाते हैं ना, उन्होंने भी अपनी एनर्जी करोड़ों साल पहले फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज से ही ली थी। हवा से बिजली बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर याद रखना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी पवन चक्की या विंडमिल को चलाने के लिए हवा की ये कम से कम स्पीड होनी ही चाहिए। इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। विंड एनर्जी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक पवन चक्की 55 फीट गहरे कुएं से भी पानी खींच सकती है, और वो भी 4000 से 9000 लीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। सेक्शन 5, परमाणु और भूतापीय ऊर्जा। ये इस मास्टर क्लास का सबसे टेक्निकल हिस्सा है, तो फुल फोकस चाहिए यहाँ। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है ये 25% का आंकड़ा। पूरी दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व अकेले हमारे देश में है।
अगर हम इस थोरियम को न्यूक्लियर एनर्जी में पूरी तरह इस्तेमाल कर पाएं तो ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए ये पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कोटा राजस्थान में। इनका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट हिट करते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी आखिर काम कैसे करती है, इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, ठंडा पानी चट्टानों की दरारों से नीचे रिसता है। स्टेप 2, ये नीचे जाकर गर्म चट्टानों से टकराता है। स्टेप 3, इस भयंकर गर्मी से पानी भाप में बदल जाता है। और फाइनली स्टेप 4, यही भाप जब भारी प्रेशर के साथ वापस ऊपर आती है तो टर्बाइन्स को घुमाती है और बिजली बनती है ना कमाल का मैकेनिज्म। भारत में ऐसे 40 हाइड्रोथर्मल स्पॉट्स हैं जहां जमीन के अंदर पानी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। सोचिए, इन उदलते हुए गीजर से निकलने वाली भाप में कितनी जबरदस्त पावर होगी। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, बायोमास और जैव ईंधन। यहाँ बात होगी रूरल एनर्जी सॉल्यूशंस की। बायोगैस कैसे बनती है? एक डाइजेस्टर टैंक के अंदर मवेशियों के गोबर को बिना ऑक्सीजन के यानी एनएरोबिक तरीके से सड़ाया जाता है। माइक्रोब्स इस काम को करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गैस बनने के बाद जो कचरा बचता है वो खेतों के लिए एक बेहतरीन खाद का काम करता है, बिल्कुल जीरो वेस्ट। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 55 से 70%। ये बायोगैस में मौजूद ज्वलनशील मीथेन का एग्जैक्ट परसेंटेज है। एग्जामिनर्स अक्सर इस नंबर को घुमा फिराकर पूछते हैं, तो इसे कंठस्थ कर लेना है। जट्रोफा कर्कस, ये नाम जुबान पर रटा होना चाहिए। बायोडीजल बनाने के लिए ये पौधा सबसे बेस्ट माना जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस पौधे के साथ साथ राइस ब्रान और सूरजमुखी के तेल पर भी काफी सीरियस एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। ये फ्यूचर का बायोडीजल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। चूंकि कोयला और पेट्रोलियम बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो कौन सा अल्टीमेट नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो फ्यूचर में हमारे सर्वाइवल की चाबी बनेगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें और यूजीसी नेट 2026 के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही स्ट्रांग बनाए रखें। ऑल द बेस्ट।